हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 हिस्टोरी के चैप्टर 8 के तीसरे पार्ट को। यह चैप्टर 8 बहुत लंबा है, इसलिए कई खंड पार्टों में इसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम तीसरे पार्ट को कंप्लीट करेंगे और यह वीडियो सीटेट एवं किसी भी पेपर के जीके जीएस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करने से पहले आपको निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए वाचर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लास्ट में लाइक करना न भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पार्ट है 1922 से 1929 की घटनाएं। इस समय 1915 से महात्मा गांधी का भारत में साउथ अफ्रीका से आगमन हो गया है और महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत की आज़ादी की लड़ाई गरम दल और नरम दल के साथ शुरू है। उसी क्रम में 1922 और 1900 से लेकर 1929 की घटनाएं जो कुछ हुई हैं। महात्मा गांधी हिंसक आंदोलन के विरुद्ध थे। हिंसक माने जिसमें हिंसा हो, उसके विरुद्ध थे। इसी कारण फरवरी 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चौरी चौरा पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया, तो गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ये असहयोग आंदोलन गांधी जी ने क्यों वापस लिया था? तो चौरा चौरी की घटना के कारण। यह चौरा चौरी कहाँ है? तो यह आपके उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में पड़ता है। यह घटना है कि यहाँ जो है कुछ लोगों के द्वारा थाने का घेराव करके आग लगा दिया जाता है। उसमें कई पुलिसकर्मी जख्मी हो जाते हैं और मर भी जाते हैं। इसी घटना से क्षुब्ध होकर के गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस कर लेते हैं। उस दिन 22 पुलिस वाले मारे गए। किसान इसलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि पुलिस ने उनकी शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी थी। असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी के अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर देने लगे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलील थी कि पार्टी को परिषद चुनावों में हिस्सा लेना चाहिए और परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि परिषदीय चुनाव में कौन नेता जो है भाग लेने की दलील दे रहे थे? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। और चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर के ही 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किए थे। स्वराज पार्टी का गठन किए थे और इनका मानना था कि परिषद में जब हम भाग लें तो परिषद के माध्यम से सरकारी नीतियों को हम आलोचना करेंगे, उसको प्रभावित करेंगे। 20 के दशक के मध्य गांवों में किए गए व्यापक सामाजिक कार्यों के बदौलत गांधीवादियों को अपना जनाधार फैलाने में काफ़ी मदद मिली। 1930 में शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए यह जनाधार काफ़ी उपयोगी साबित हुआ। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया? तो 1930 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना 20 के दशक के मध्य के दो महत्वपूर्ण घटनाएं थी। तो जो आरएसएस आज हम सुनते हैं, इस आरएसएस को जीवी मावलंकर ने 1925 में इसकी स्थापना की थी। भारत के भविष्य को लेकर इन पार्टियों की सोच में गहरा फर्क रहा है। अपने अध्यापकों की सहायता से उनके विचारों के बारे में पता लगाएं। उसी दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह भी सक्रिय थे। इस दशक के आखिर में कांग्रेस, ये देखिए, ये जो है
साइमन कमीशन गो बैक, लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया गया था और इसी साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय पर लाठियों का प्रहार हुआ पंजाब में और जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई थी। इसकी कुछ तथ्यात्मक हैं। साइमन कमीशन 1927 में इसकी गठन करके 1928 में भारत आया था। तो 1927 में इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा। इस आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था। इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। इस फैसले की वजह से भारत में भारी असंतोष पैदा हुआ। सभी राजनीतिक संगठनों ने भी आयोग का बहिष्कार किया। जब साइमन कमीशन के सदस्य भारत पहुंचे तो प्रदर्शनों के साथ उनका स्वागत किया गया। प्रदर्शनकारियों का नारा था साइमन वापस जाओ, जो कि आप चित्र को देख रहे हैं। इसी नारे में विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी और इन्होंने ये देखिए साइमन वापस जाओ का नारा लगा और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वाधीनता दिवस मनाया गया। तो जो 1929 की लाहौर अधिवेशन हुई थी कांग्रेस की, उसी में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था और यह अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी और कहा गया कि इसी अध्यक्षता में कि प्रत्येक साल 26 जनवरी से अब हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। यही कारण था कि 26 जनवरी 1930 से हर वर्ष भारत में स्वतंत्रता मनाने जाने लगा और यही कारण बना कि जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो 26 जनवरी 1950 के दिन भारत को गणतंत्र यानी कि संविधान लागू किया गया और गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने जाने लगा। बहरे कानों को सुनने के लिए धमाके की जरूरत होती है, इंकलाब जिंदाबाद। यह आवाज़ जो है भगत सिंह राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों की थी कि बहरे कानों को सुनने के लिए धमाके की जरूरत होती है, इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और अनेक जैसे अन्य क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन तथा अमीर शासक वर्गों से लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। इस काम को पूरा करने के लिए उन्हें 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। तो प्रश्न यहाँ से बनता है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली के फिरोज शाह में। कब हुई थी? 1928 में। और किसने किया था? तो भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद राजगुरु मिलकर। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या कर दी। इस लाठीचार्ज के कारण बाद में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। अपने साथी राष्ट्रवादी बीके दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं है, बल्कि बहरों को सुनाना है। तो ये नारा कब दिया गया था? बहरों को सुनाना है। तो ये जब भगत सिंह और राजगुरु ने बम फेंका था, परिषद की बैठक जो हो रही थी उसमें, और उन्होंने उस बीच बम फेंकने के बाद इसी नारे को कहा था बहरों को सुनाना है तथा विदेशी सरकार को उसके द्वारा किए जा रहे भयानक शोषण से अवगत कराना है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, ये कभी कभी ये तीनों नाम को पूछ लेता है, उसमें ये कौन नहीं है दे देगा। तो भगत सिंह के साथ साथ में सुखदेव को भी दी गई थी और राजगुरु, इन तीनों लोगों को कब फांसी दी गई? तो 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उस समय भगत सिंह की आयु सिर्फ 23 साल थी। कभी कभी आयु भी पूछ लेता है। 23 साल भगत सिंह की उसमें उस समय आयु थी। चलिए अब दांडी मार्च के बारे में देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट दांडी मार्च गांधी जी का यह
पूर्ण स्वराज अपने आप आने वाला नहीं था, इसके लिए लोगों को लड़ाई में उतरना था। 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एक अधिकार होता था। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, क्योंकि यह हमारे भोजन की एक बुनियादी हिस्सा होता है। नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों की एक खास शिकायत सभी से जोड़ दिया था और इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच मतभेद पैदा नहीं होने दिया। गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तट पैदल चलकर गए और वहां उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। कितने किलोमीटर साबरमती से दांडी है? तो 240। इस समय उनके साथ 72 अनुयायी साथ में चल रहे थे और 72 अनुयायियों के साथ 240 किलोमीटर जा करके दांडी तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया। ये कब की घटना है? तो 30 अप्रैल को इन्होंने जो है यह निर्णय लिया। महात्मा गांधी प्राकृतिक नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून का उल्लंघन कर दिए। दांडी मार्च जो 6 अप्रैल 1930 की ये बात है। 6 अप्रैल 1930। स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाएं, अब जो है कर्नाटक की अम्माबाई, इनकी क्या योगदान रहा है? तो राष्ट्रीय आंदोलन में अलग अलग पृष्ठभूमि वाली बहुत सारी महिलाओं ने हिस्सा लिया। युवा और वृद्ध, अकेली और विवाहित, ग्रामीण और शहरी, रूढ़िवादी और उदारवादी, सभी तरह के माहौल से आने वाला महिलाएं आंदोलन में शामिल हुई। स्वतंत्रता संघर्ष, महिला आंदोलन और स्वयं उनके लिए भी यह हिस्सेदारी बहुत महत्वपूर्ण थी। अंग्रेज अफसर और भारतीय राष्ट्रवादियों दोनों को लगता था कि महिलाओं की सहभागिता ने राष्ट्रीय संघर्ष को जबरदस्त ताकत दी है। स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण महिलाएं घरों से बाहर आने लगी थी। इसमें उन्हें विभिन्न व्यवसायी व शासन में जगह दिलाई और पुरुषों के साथ समानता का मार्ग प्रशस्त किया। महिलाओं के लिए सहभागिता का क्या अर्थ था? तो इसकी सबसे अच्छी अभिव्यक्ति खुद उन्हीं के शब्दों में देखी जा सकती है। कर्नाटक की अम्माबाई का विवाह 12 साल की उम्र में कर दिया गया था। 16 साल की उम्र में वह विधवा हो गई। उन्होंने उडुपी में विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की घेराबंदी की। उन्हें गिरफ्तार किया गया और सजा दी गई। रिहा होने पर उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। जब भी वह जेल से बाहर होती, सभाओं में भाषण देती, बुनाई कताई सिखाती और प्रभात फेरियों का आयोजन करती। अम्माबाई इन्हें अपने जीवन के सबसे सुखद क्षण मानती थीं, क्योंकि ऐसे क्षणों में उन्हें एक नया मकसद और प्रतिबद्धता दिखाई देती थी। आंदोलन में हिस्सेदारी के अपने अधिकार को मनवाने के लिए महिलाओं को काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती थी। उदाहरण के लिए एक सत्याग्रह के दौरान शुरुआत में खुद महात्मा गांधी भी महिलाओं के हिस्सेदारी के समर्थन में नहीं थे। आखिरकार सरोजिनी नायडू ने उन्हें इस बात के लिए तैयार किया कि वो महिलाओं को भी आंदोलन में शामिल होने दें। तो गांधी जी को महिलाओं को आंदोलन में शामिल होने के लिए किसने प्रेरित किया? तो सरोजिनी नायडू ने। और फिर यहाँ से शुरू होता है दांडी तट पे नमक बनाया। इस आंदोलन में किसानों, आदिवासियों और महिलाओं ने भारी संख्या में हिस्सा लिया। नमक के मुद्दे पर एक व्यवसायी संघ ने पर्चा प्रकाशित किया। सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों के निर्मम दमन के जरिए आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। हजारों आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया गया। भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। तो भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान कब किया गया? तो यह जो है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इन चुनावों के परिणाम आने पर
11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। जो चुनाव हुआ, तो यहाँ से प्रश्न मूलता है, प्रांतीय स्वतंत्रता के बाद जो चुनाव हुआ उसमें कितने प्रांतों में चुनाव हुआ? तो 11 में कांग्रेस की कितने में बनी? 7 प्रांतों में सरकार बनी। प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ? सितंबर 1939 से चल के 1945 तक चला था। हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन मदद देने को तैयार थे। इसके बदले में वे चाहते थे कि युद्ध के हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद देने को तैयार थे। इसके बदले में वे चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। अंग्रेजों ने यह बात नहीं मानी। कांग्रेसी सरकार ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। ये देखिए, इसी में वीर लखन नायक को फांसी दे दी गई। 30 के दशक में नवरंगपुर कांग्रेस उड़ीसा के अध्यक्ष बाजी मोहम्मद लिखते हैं, 25 अगस्त 1942 को 19 लोग नवरंगपुर स्थित पवरंदी में हुई पुलिस फायरिंग में मौके पर ही मारे गए। बहुत सारे लोग बाद में घावों के कारण मर गए। 300 से ज़्यादा घायल हुए। 1000 से ज़्यादा को कोरापुट जिले के जेल में डाल दिया गया। कई को गोली मार दी गई या फांसी पर लटका दिया गया। वीर लखन नायक अंग्रेजों की अवहेलना करने वाले एक विख्यात जनजातीय नेता को भी फांसी पर लटका दिया गया। बाजी हमें बताते हैं कि लखन नायक अपनी फांसी के बारे में चिंतित नहीं थे, बल्कि उन्हें केवल इस बात का दुख था कि वे स्वतंत्रता का प्रभात नहीं देख पाएंगे। माने वे स्वतंत्र भारत को नहीं देख पाएंगे, इस बात का दुख था, न कि उन्हें फांसी का दुख था। बाजी मोहम्मद ने राष्ट्रीय संघर्ष में शामिल होने के लिए 20,000 लोगों को लामबंद किया था। उन्होंने कई बार सत्याग्रह किया। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के खिलाफ हुए विरोध और भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया तथा कई बार लंबे समय तक जेल में भी रहे। ये देखिए, यहाँ ये घटना है भारत छोड़ो आंदोलन जो अगस्त 1942 में हुआ था। इसमें प्रदर्शनकारी जो है पुलिस से लोहा लिए, कई हजार लोग जेल गए, मारे गए, असंख्य लोग घायल हुए। ये बोस और आईएनए सुभाष चंद्र बोस। भारत छोड़ो और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन और उसके बाद क्या हुआ, इसके बारे में आइए देखते हैं। महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वे फौरन भारत छोड़ दें। गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि वे करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। तो महात्मा गांधी करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया। यह कब दिया था? तो जब उन्होंने भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। उसी आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था। गांधी जी और अन्य नेताओं को फौरन जेल में डाल दिया गया। इसके बावजूद वह आंदोलन फैलता गया। किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। देश भर में संचार तथा राजसत्ता के प्रतीकों पर हमले हुए। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन कर लिया। सबसे पहले अंग्रेजों ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया। 1943 के अंत तक 90,000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए और लगभग 1,000 लोग पुलिस की गोली से मारे गए थे। 1,000 लोग मरे थे। इसमें बहुत सारे इलाकों में हवाई जहाज़ों से भी भीड़ पर गोलियां बरसाने का आदेश दिए गए, परंतु आखिरकार इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिए। अब स्वतंत्रता और विभाजन की ओर देश 1947 की ओर अग्रसरित हुआ और उसी अग्रसरित होने में भारत पाकिस्तान 2 देश बने।
1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्र में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए स्वायत्त व्यवस्था की मांग क्यों की थी? तो मुस्लिम लीग ने क्यों की थी इस मांग को, इसको देखते हैं। 1930 के दशक के आखिरी साल से लीग मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी। इस विचार तक पहुंचने में 20 और 30 के दशकों में हिंदुओं और मुसलमानों के कुछ संगठनों के बीच हुए तनाव, ये देखिए, ये गांधी जिन्ना वार्ताओं से पहले गांधी जी के साथ बात करते राजगोपालाचारी जी 1944 में। वायोवृद्ध राष्ट्रवादी और दक्षिण में नमक सत्याग्रह के नेता सी राजगोपालाचारी 1946 में बनी अंतरिम सरकार के सदस्य थे और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। इन्हें लोग राजा जी के नाम से जानते हैं। इनकी उपाधि थी राजा जी। सी राजगोपालाचारी की उपाधि क्या थी? राजा जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1945 से 1947 के दौरान आज़ादी के लिए चली वार्ताओं में एक अहम भूमिका अदा की। पटेल नादियाड गुजरात के एक गरीब किसान व्यवसायी परिवार से थे। 1918 के बाद स्वतंत्रता आंदोलन की अगली कतार में रहने वाले पटेल 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। कब रहे थे इन्होंने अध्यक्ष? तो 1931 में। फिर मौलाना आज़ाद तथा कांग्रेस कार्यकारी समिति का सदस्य, सेवाग्राम 1942। मौलाना आज़ाद का जन्म मक्का में हुआ था। कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म मक्का में हुआ था। उनके पिता बंगाली और माँ अरब मूल की थी। बहुत सारी भाषाओं के जानकार आज़ाद इस्लाम के विद्वान और वदाहते दीन यानी सभी धर्मों के बुनियादी एकता के हिमायती थे। गांधीवादी आंदोलन में हमेशा सक्रिय रहने वाले और हिंदू मुस्लिम एकता के पक्के हिमायती थे। उन्होंने जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था। कौन विरोध किया था? तो अबुल कलाम आज़ाद। महात्मा गांधी के साथ मोहम्मद अली जिन्ना, ये जो है 1920 तक हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थन में सक्रिय रहे जिन्ना ने लखनऊ समझौता करवाने में एक अहम भूमिका अदा की थी। 1934 के बाद उन्होंने मुस्लिम लीग को पुनर्जीवित किया और अंत में पाकिस्तान की स्थापना के सबसे प्रमुख प्रवक्ताओं की कतार में जा पहुंचे थे। अब देखिए, ये गांधी जी और नेहरू जी की। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के बंबई अधिवेशन से पहले महात्मा गांधी से बात कर रहे हैं। जुलाई 1946 की ये फोटो है। गांधी जी के शिष्य, कांग्रेस समाजवादी और अंतर्राष्ट्रीयवादी विचार रखने वाले नेहरू राष्ट्रीय आंदोलन तथा स्वतंत्र भारत की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था के मुख्य शिल्पियों में से थे। समान निर्वाचन क्षेत्र का मतलब क्या था? ऐसे निर्वाचन क्षेत्र जहां किसी धार्मिक तथा अन्य संप्रदाय के लिए कोई आरक्षण नहीं था। समान निर्वाचन क्षेत्र में कोई आरक्षण नहीं था। अब देखिए, चलते हैं यहाँ। का भी हाथ रहा होगा। 1937 के प्रांतीय चुनाव संभवतः इससे भी ज़्यादा बड़ा कारण रहे। इन चुनावों ने मुस्लिम लीग को इस बात का यकीन दिला दिया था कि यहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक हैं और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा गौण भूमिका निभानी पड़ेगी। लीग को यह भी भय था कि संभव है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही न मिल पाए। 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिससे फैसला जो है और बढ़ गया। 30 के दशक में मुस्लिम जनता को अपने साथ लामबंद करने में कांग्रेस की विफलता ने भी लीग को अपना सामाजिक जनाधार फैलाने में मदद दी। 40 के दशक से शुरुआती सालों में जिस समय कांग्रेस के ज़्यादातर नेता जेल में थे, उस समय लीग ने अपना प्रभाव फैलाने के लिए तेजी से प्रयास किए। 1945 में विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग से बातचीत शुरू कर दी। यह वार्ता असफल रहा।
क्योंकि लीग का कहना था कि उसे भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए। कांग्रेस इस दावे को मंजूर नहीं कर सकती थी क्योंकि बहुत सारे मुसलमान अभी भी उसके साथ थे। 1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव हुआ। समान निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग की बेजोड़ सफलता मिली। लीग पाकिस्तान की मांग पर चलती रही। मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए एक सही राजनीतिक बंदोबस्त सुझाने के लिए 3 सदस्यीय परिसंघ भारत भेजा। इस परिसंघ ने सुझाव दिया कि भारत अविभाजित रहे और उसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता देते हुए एक ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताव, ये देखिए, इस प्रस्ताव के कुछ खास प्रावधानों पर सहमत नहीं थे। अब देश का विभाजन अवश्यंभावी था। कैबिनेट मिशन की इस विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए जन आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया। उसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया। तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग के लिए द्वारा कब मनाया गया? तो 16 अगस्त 1946 को। इसी दिन कलकत्ता में दंगे भड़क उठे जो कई दिन चलते रहे। इन दंगों में हजारों लोग मारे गए। मार्च 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में भी हिंसा फैल गई। कई लाख लोग मारे गए। असंख्य महिलाओं को विभाजन की इस हिंसा में अकथनीय अत्याचारों का सामना करना पड़ा। करोड़ों लोगों को अपने घर बार छोड़कर भागना पड़ा। अपने मूल स्थानों से बिछड़कर ये लोग रातों रात अजनबी जमीन पर शरणार्थी बनकर रह गए। विभाजन का नतीजा यह भी हुआ कि भारत की शक्ल सूरत बदल गई, उसके शहरों का माहौल बदल गया और एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। इस तरह ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता का यह आनंद विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने आया। तो दोस्तों, अब जो है यही आज हमारा लास्ट पार्ट चैप्टर समाप्त होता है। तो आज क्लास 8 एनसीईआरटी कंप्लीट होता है। इससे पहले की क्लास 6, 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री, क्लास 6, 7, 8 ज्योग्राफी के पूरे वीडियो पड़े हुए हैं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके दोस्तों।